हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया ही होंगे, शानदार मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे और हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। भैया हमारा लास्ट टॉपिक था, कौन सा था भैया? पीसीआर हमने करवा दिया था। एक मिनट भैया। प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए हमें समझना है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है भैया? अब आपको तो ये पता नहीं होगा, लेकिन हम अब जानते हैं। आपको पता होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा, आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो भैया हम लिखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या लिखते हैं भैया हम? प्रतिबंधन एंजाइम हेडिंग हमारी है। तो भैया हेडिंग हमारी प्रतिबंधन एंजाइम हमारी क्या भैया? हेडिंग है। यह एंजाइम जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले आक्रमणकारी, भैया जो आक्रमण करते हैं, पाए जाने वाले आक्रमणकारी। आक्रमणकारी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं आक्रमणकारी। आक्रमणकारी जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जीवाणु की कोशिका पर आक्रमण करते हैं या उन्हें खा लेते हैं, उन्हें बोलते हैं जीवाणु भोजी। याद रखना इस बात को आप, कि ऐसे पदार्थ जो जीवाणु कोशिका पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं या उन्हें पाचित कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? जीवाणु भोजी। तो आक्रमणकारी क्या कर लेते हैं भैया? जीवाणु भोजी से रक्षा करते हैं। कौन से एंजाइम सर? प्रतिबंधन एंजाइम। कौन से एंजाइम सर? प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है भैया। यह एंजाइम डीएनए के चिन्हित, सब चिन्हित कर दिया आपने भैया। हमें इनको खाना है, मतलब इनको काटना है। यहाँ पे चिन्हित स्थानों पर काट देते हैं, इसलिए इन्हें डीएनए की आणविक कैंची के रूप में भी जाना जाता है। किसे सर? प्रतिबंधन एंजाइम को। मैं समझाऊंगा इन बातों को, कोई दिक्कत नहीं है भैया। डीएनए की आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। डीएनए की आणविक कैंची के रूप में क्या करता है भैया? इनको जानते हैं। अब भैया ये तो बात सही है कि आणविक कैंची क्या करेगी सर? यह आणविक कैंची, और आणविक कैंची कौन है? बताओ मुझे आप कि आणविक कैंची कौन है? आपका प्रतिबंधन एंजाइम। तो जो भैया यहाँ आणविक कैंची लिखूं या प्रतिबंधन एंजाइम लिखूं, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। तो मैंने लिख दिया भैया क्या? यह प्रतिबंधन एंजाइम। देखो एमपी बोर्ड को इस बात से मतलब नहीं है, इस बात से मतलब है कितने वर्ड्स में आप आंसर बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि भैया मैंने एक चीज फील की है कि एमपी बोर्ड में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। और जीव विज्ञान में नंबर कम आने से बायोलॉजी को स्टूडेंट होता है, बोलते हैं बायोलॉजी से कम पढ़ बनती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ भैया कि आप शब्दों जिस हिसाब से एमपी बोर्ड ने पूछा, भाई 4 नंबर पूछा है तो आप 120 से 150 वर्ड में आप लिखेंगे, तो आप
इन शब्दों की समय जो सीमा होती है उस हिसाब से लिखिएगा, आप बेहतर नंबर पाएंगे, मेरी अपनी गारंटी है ये। ठीक है भैया। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या करेगा भैया, डीएनए के फास्फो डाइएस्टर बंध पर काटता है। फास्फोडाइएस्टर बंध मतलब जहां पर FPO4 जुड़ा हो। डीएनए होते हैं ना, फास्फेट शर्करा होती है, नाइट्रोजन शर्करा होती है, जो क्षार जुड़े होते हैं। ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको पता नहीं होगा, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है नया डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तथा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो मैं लिख दूं भैया अनुवांशिक अभियांत्रिकी की नींव रखी गई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तथा अनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्या भैया, नींव, जीव रखी नहीं गई सर, नींव रखी गई है, नींव रखी गई। वो तो एक बार बता दिया मैंने आपको। इसे इसे रिस्ट्रक्शन, याद रखना भैया, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। रिस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। यदि विकल्प में पूछा गया है डीएनए की आणविक कैंची कौन है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है भैया, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, नोट करिए इतना भैया, इतना नोट कीजिए। नोट कर लो भैया जल्दी इसको। प्लाज्मिड करवा दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भैया है, हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग पर हम आ चुके हैं, नए चैप्टर पे आ गए हैं। अध्याय कौन सा है, 12 या 13 जो भी है। नोट कर लिया होगा आप सभी स्टूडेंट ने बहुत बेहतर तरीके से। तो जीएमओ नहीं लिखवाया है ना, अच्छा। ए भैया रुको रुको रुको, बहुत सारी चीज छूट गई इसमें तो यार, क्या कर रहे हैं सर आप में से। नहीं सर नहीं रुक छूटा भैया, कुछ भी नहीं छूटा है, सब करवा दिया है। कर लिया नोट, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। हमारे लेसन का नाम भैया क्या,
जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, हम लिख देते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हिज एडवांटेज। ठीक है भैया, तो हमें पता है एक चीज है, बहुत अच्छी चीजें हैं भैया। मान लो हम जैव प्रौद्योगिकी कैसे उपयोग कर सकते हैं भैया, कृषि में कर सकते हैं। कृषि में कैसे कर सकते हैं सर? कीटनाशक बनाने में। किसका उपयोग करते हो सर आप? जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में मान लीजिए भैया कोई कोई नया हार्मोन बनाना हो हमें, या कृत्रिम हृदय बनाना हो हमें, कृत्रिम रक्त बना किडनी बनानी हो हमें, तो हम किसका उपयोग करेंगे सर? जेनेटिक इंजीनियरिंग का करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको कौन सा है भैया, कृषि के क्षेत्र में हो गया, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, और एक और बचा हुआ है। ठीक है भाई, तो अगली हेडिंग है हमारी जीएमओ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएमओ क्या है? 2 ही नंबर में आता है। पहले हम अच्छे तरीके से इसका नाम लिखे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब हिंदी में अगर देखेंगे तो अनुवांशिक रूपांतरित जीव, अनुवांशिक रूपांतरित जीव, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गन। ठीक है भैया, अब हमें पता है कि मतलब जो चीजें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित हुआ है, कह रहे हैं भैया असल तो नहीं है। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित, तो ये अनुवांशिक रूपांतरित जीएमओ हो जाएगा। मैं बोल दूं भैया, मान लीजिए कोई हमें क्लास में पढ़ रहे हैं, अब इसी क्लास से दूसरी क्लास बनी हुई है, 10th है 12th है, तो 12th क्लास द्वारा परिवर्तित क्लास, तो क्या बोलोगे तुम उसको? 12th क्लास ही बोलोगे। पर अब नाम क्या है? परिवर्तन आ गया है सर। एग्जैक्टली तो ऐसे बोल रहे हैं कि अनुवांशिक के द्वारा आया क्या भैया? रूपांतरित हुआ है कौन? आपका जीव। कौन हुआ सर? आपका जीव। तो इसमें हम हेडिंग लिखते हैं बहुत बेहतर तरीके से, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु। ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु जिनके हस्त कौशल द्वारा, हस्त कौशल मतलब जिसने उन्होंने क्या करा है? हस्तक्षेप करा है, जिनके द्वारा। अब मान लीजिए भैया, मान लीजिए कोई छेड़खानी करूंगा, किस लाइट छेड़खानी करूंगा मैं, तो इससे एक लाइट और बन जाएगी, तो मेरी छेड़खानी तो हुई है ना। तो जिनके हस्त कौशल, मान लीजिए मार्कर की बात कर लें, तो मेरे हस्त कौशल मतलब मेरी छेड़छाड़ से ही लिखा रहा है यहाँ पे, अन्यथा नहीं लिखा था। हस्त कौशल द्वारा, द्वारा परिवर्तित हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए गए जीव को जीएमओ कहते हैं। ठीक है सर, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
यह 2 नंबर में आएगा, बड़ा 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 तो लिखना पड़ेगा। यह जीन की प्रकृति, जीन की प्रकृति परपोषी अगर पौधा होगा, पौधे की बात कर रहे हैं ना अपन, पौधा नहीं आया इसमें, पौधे का आया ना सर, पौधे परपोषी, परपोषी पौधे जंतुओं की जीन प्रकृति, कि भैया पौधों में भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, मनुष्य में भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, और आपको पता होगा कि पौधों में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है सर? आरएनए। कौन सा है सर? आरएनए। ठीक है, वह खाद्य जाल पर निर्भर करता है, कवकों के लिए है खाद्य जाल। खाद्य जाल पर क्या करता है भैया? वो निर्भर करता है। सही बात है सर। कह रहे हैं ऐसे पौधे जीवाणु, कवक और जंतु, पौधे हैं, जीवाणु है, कवक है, जंतु है, 4 चीजें ले ली भैया, इनमें से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित जीव बना सकते हैं। आपको पता है जीवाणु भी क्या है भैया? जीव है। कवक भी क्या है भैया? जीव है। जंतु भी क्या है भैया? जीव है। और पौधे भी क्या है? जीव है। अब आप ये नहीं बोल सकते पौधे निर्जीव है, वरना कोई बेवकूफ कहेगा पौधे जीव होते हैं। हाँ, तो हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए गए, मतलब उनके छेड़छाड़ द्वारा परिवर्तित किए गए जीव को क्या कहेंगे हम? जीएमओ कहेंगे। यह क्या करेगा भैया? जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, मतलब जो पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं या फिर क्या करते हैं, दूसरे पौधों को इधर लाते हैं, तो बोलते हैं परपोषी। परपोषी होता क्या है? जो दूसरों पर अपना जीवन यापन करे। अगर भैया दूसरों पर अपना जीवन यापन करे तो परपोषी पौधे और परपोषी जंतु कि जीन प्रकृति पर क्या करेगा? जीन जीन प्रकृति पर वह खाद्य जाल पर क्या करेगा? ये निर्भर करेगा। कौन? आपका जीएफओ। नोट करिए इतना। अगला हमारा हेडिंग है क्राइजीन क्या होता है। नोट कर लीजिए आराम से आप, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें सर। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ऐसा आशा करता हूँ।
अगली हेडिंग हमारी कौन सी भैया? क्राइजिन। इसे लिखते क्राइजिन को, अब सीआर वाई लिख दो आप, कोई बड़ी बात नहीं। क्राई प्रोटीन अर्थात क्राइप्रोटीन अर्थात बीटी विष को, बीटी विष मतलब समझा रहा हूं सर, भागना नहीं है, समझ के जाना है। बीटी विष मतलब बेसिलस थुरएंजेसिस। भैया यह एक जीवाणु होता है, याद रखना भैया, कपास में पाया जाता है ये बेसिलस थुरएंजेसिस। बीटी विष को कोड करने वाली प्रोटीन क्राई प्रोटीन कहलाती है, क्राइजिन कहलाती है। आपसे 2 नंबर पूछेगा तो क्या आप इतने लिख के आएंगे क्या भैया? वहां पे एमपी बड़ा देखेगा, अरे भैया कम लिखा है, इसको तो एक ही नंबर दे देते हैं। और हमारे लिए तो हर नंबर इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलते हैं भैया आप तो एडवांस चलो, उदाहरण लिख के आओ। क्राई ए और सी, क्या भैया? क्राई ए सी, क्राई वन, सॉरी क्राई वन ए सी। सर यह क्या करती है? सर क्राई ए वन सी ट्राई ए वन सी तथा ट्राई टू ए बी, यह क्या करती है सर? कपास, जो कपास होता है सर, उसके मुकुल क्रमिक को नियंत्रित करती है। तो यह कपास के मुकुल क्रमी को नियंत्रित करती है। कौन? क्राई ए वन सी, क्राई टू ए बी। अब मैंने नहीं बनाया है, आप यह कह देना मैंने नहीं बनाए हैं, वैज्ञानिकों के नाम भैया वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। अब क्राई वन, सॉरी क्राई वन ए बी तो होगा। यह क्या करता है सर? मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। बोर तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए आपको, कि आपका ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किसी और का नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्राई एवन भी क्या होगा सर? मक्का छेदक को क्या करेगा? ये नियंत्रित करेगा। क्राई एवन सी और क्राई टू ए बी क्या करेगा? कपास के मुकुल क्रमी को क्या करेगा भैया? ये वृद्धि को नियंत्रित करेगा। ठीक है भाई, कर लो नोट। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, गोल्डन राइट्स क्या है? नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और।
चलो भैया, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, गोल्डन राइट्स। दो नंबर में क्वेश्चन से आते हैं, यहां से दो नंबर के हिसाब से लिखवा रहा हूं सभी, ठीक है। गोल्डन राइट्स क्या है, गोल्डन राइट्स चावल, ओराइजा, सैटाइवा, ओराइजा सैटाइवा की एक किस्म है भैया। चावल की मतलब एक किस्म है ये, कौन भैया, गोल्डन राइट्स है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जो अनुवांशिक अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा विकसित की गई है। विकसित की गई है, कौन भैया, गोल्डन राइट्स चावल ओराइजा सटाइवा के किस्म है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित की गई है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है भैया, विटामिन ए पाया जाता है आपके गोल्डन राइट्स में। तो ये दो नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है। दो नंबर में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी 5 वर्ड ही कम है 30 में, ठीक है। दो को जोड़े ही नहीं ना मैंने, और पहले नंबर ये ले ली इसको। और यहां देखिए भैया, एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम पूछ सकता है पेपर में, तो मैंने आपको लिखवा दिया है सर, बेसिलस थुरएनजिस, जो भी ये थुरएनजेसिस है, थुरएनजेसिस, ठीक है भाई। दूसरी बात है ट्रांसजेनिक एनिमल यानी पारजीनी जंतु। प्रथम पारजीनी जंतु कौन थी भैया, आपको ना पता होगी पर हमें पता है, गाय। उसका नाम था क्या भैया, रोजी। बछड़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बछड़ा गाय का, रोजी भैया, ठीक है भैया। नोट करिए, नोट करते चलिए, इससे आपका मन लगता चलेगा और कोई ना मजाक मस्ती नहीं चल रही जो आपको पढ़ा जाएंगे। सर आप बच्चों से मजाक मस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, मैडम बच्चों को पढ़ा लेते, आज बीच में बोलना, बिल्कुल मेरे को नींद आ रही होती है। हाँ सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ना। और हमने जीएमओ तो लिख लिया सर। अब हमें जीएमओ हमें पता है कि किसी पौधे जंतु जीव, पौधे जंतु या पेड़ पौधों के हस्त कौशल द्वारा
जीव, नया जीव बनाना या अनुवांशिक अभियांत्रिकी और नया जीव बनाना क्या कहलाता है भैया? जीएमओ कहलाता है। अब जीएमओ की उपयोगिता पढ़ते हैं सर कि कैसे जीएमओ की उपयोगिता हो रही है। जीएमओ की उपयोगिता, इससे वांछित गुणों वाली संतान के फिनोटाइपिक लक्षण, फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न हो करते हैं भैया। नंबर 2 सर, वांछित क्या है? जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है किस चीज को रखने की, तो उसे बोलेंगे भैया हम वांछित। क्या बोलेंगे उसे हम? वांछित। इससे इससे विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। मान लो किसी जीव में क्या भैया, उच्च रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, तो हमसे क्या है, मान लो हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका वांछित जीन करा रहे हैं, उसको रूपांतरित कर रहे हैं, तो उससे उत्पाद भी अच्छे बनेंगे। जैसे हम बोलते हैं भैया ए प्लस बी अच्छे अभिकारक है, तो भी उत्पाद भी अच्छे प्राप्त होगा हमें। तो ऐसा ही है कि इसका विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण क्या होता है? विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण होता है। जो विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उनसे हमें क्या होता है? बड़े अच्छे उत्पाद बनते हैं। ठीक है भाई। बस बस भैया बस, नोट कर लो भैया जल्दी जल्दी इसका। नोट करना भैया। होगा नोट, चलो भैया। हाँ, ये आप जीएमओ के बाद भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यही लिखे अपन। मैंने तो, मुझे भूल गया था मैं वहां पे लिखवाना, मुझे याद नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, स्पाइरुलाइना का आर्थिक महत्व। क्वेश्चन बहुत पेपर में आया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से कहीं ना कहीं हमें समझना होगा और चीजों को बेहतर तरीके से भी हमें समझना होगा। ठीक है भैया। तो स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना का क्या भैया आर्थिक महत्व समझाइए। भैया क्या होता है? नंबर 1, इसकी जैव मास उच्च जैव मास
उत्पादन दर होती है, मतलब बायोगैस, जैसे बायो बोलते हैं ना, जैव मास, मतलब जैव भार। आप बोल सकते हो जैव भार क्या भैया, उसका उत्पादन अधिक होता है, जिससे जिससे कम समय में बड़े पैमाने पर प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। कम समय में बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। उसका प्रमुख कारण कौन है भैया, जैव मास उत्पादन दर। जैव मास उत्पादन दर अधिक होने के कारण क्या होता है भैया, कम समय में बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं हम, प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। यह बहुत ही कम समय में औद्योगिक स्तर पर उगाया जा सकता है। उगाया जा सकता है। नंबर 3, इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं भैया, पाए जाते हैं। किसमें सर, स्पाइरुलाइना में। सर स्पाइरुलाइना क्या है भैया, एक जीवी है, जैसे हम बोलते हैं ना कजी होती है। तो एक सवाल क्या होता है स्पाइरुलाइना, आई थिंक में वही होगा, आई थिंक में क्या एक सवाल होता है। हाँ वही है शायद। हमारा लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, तो बायोपाइरेसी बचा हुआ है, और एक फिंगर प्रिंटिंग बचा हुआ है। हम कल देखेंगे। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, बढ़िया ही रहेंगे, पढ़ाई मस्त करेंगे, पुराना सा रिवाइज करके आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।